Hello everyone, I am Priyanka. In this video, I teach you size of a cell. In a previous video, we discussed what is cell and also we discussed unicellular organism and multicellular organism. So let's start our topic. The size of a cell in a living organism may be small as a millionth of a meter, micrometer or micron, और may be large as a few centimeter. इतना छोटा हो सकता है कि जैसे 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा, इतना छोटा भी हो सकता है एक सेल का साइज, और इतना बड़ा भी हो सकता है जैसे कुछ सेंटीमीटर्स. द लार्जेस्ट सेल इज अ ऑस्ट्रिच एग. जो सबसे बड़ा सेल होता है उसका साइज कितना है? 170 mm to 130 mm. And the smallest cell size is 0.1 to 0.5 micrometer. जो स्मॉलेस्ट सेल का साइज है वो 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है, और जो लार्जेस्ट एग है का साइज है, जो एक एग है, वो है ऑस्ट्रिच एग 170 to 130 माइक्रोमीटर. Activity 8.2. Boil a hen's egg. Remove the cell. What do you observe? A white material surrounded the yellow part. The white material is a albumin which solidify on boiling, and the yellow part is yolk. It is a part of a single cell. ये जो पार्ट है, ये पूरा एग का पार्ट है, वो क्या है? एक सिंगल सेल है. जो आउटर कवरिंग होती है वो एक वॉल की तरह हो जाता है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, और जो अंदर का पोर्शन रहता है योल्क, वो मटेरियल होता है. तो एक ये कंप्लीट जो एग है एक कंप्लीट सेल है अपने आप में. और जो वाइट पोर्शन है उसे हम क्या बोलते हैं? एल्ब्यूमिन. और जो इनर येलो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं एग का योल्क. आर द सेल in an elephant larger than the cell of the rat? क्या जो एलिफेंट का सेल होता है वो लार्जर होता है रेट के सेल से? क्योंकि एलिफेंट बड़ी होती है तो उसका सेल लार्ज होना चाहिए. ऐसा होता है क्या? नहीं. The size of the cell has no relation with the size of the body of the animal. इसका कोई भी रिलेशन नहीं है कि अगर बड़ा एनिमल है तो उसकी सेल्स जो होंगी वो बड़ी ही होंगी, या कोई लार्ज प्लांट है तो उसकी सेल्स बहुत लार्ज होंगी. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल इन द एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज इन अ रैट. द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन. जो सेल का साइज होता है वो उसके फंक्शन पर डिपेंड करता है कि उसे कौन सा वर्क परफॉर्म करना है. जैसे नर्व सेल्स जो होती हैं वो लार्जर इन साइज होती हैं, और जो ब्लड सेल्स होती हैं वो सर्कुलर शेप की होती हैं. बोथ द एलिफेंट एंड द रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड. दे परफॉर्म सेम फंक्शंस दैट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज. जैसे नर्व सेल हैं उनका वर्क जो होता है, उनका वर्क क्या होता है? ट्रांसफरिंग मैसेज टू द ब्रेन. जितना भी जो भी न्यूरॉन्स के फॉर्म में मैसेज जो है हमारी बॉडी का रहता है वो ब्रेन्स जो है वो ट्रांसमिट करते हैं बॉडी को, और बॉडी के थ्रू न्यूरॉन्स जो है वो ब्रेन तक फिर मैसेज पहुंचाते हैं. तो ये नर्व सेल क्या करती है? मैसेज के ट्रांसफरिंग में वर्क करती हैं. तो चाहे वो एलिफेंट का नर्व सेल हो चाहे रैट की नर्व सेल हो, दोनों का साइज जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि एलिफेंट का नर्व सेल है तो बहुत लार्जर साइज का होगा. सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. You have learned that each living organism has many organs. You have studied in class 7th about the digestive organ
which together constitute a digestive system. हमने क्लास 7th में पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो कंबाइन करके एक एक्टिविटी फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं. ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. हर एक ऑर्गन जो एक डाइजेस्टिव सिस्टम का हर एक ऑर्गन होता है वो अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म करता है. जैसे एसिमिलेट करना, फूड को एब्जॉर्ब कर लेना, उसके न्यूट्रिएंट्स को. सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक एंड स्पेशलाइज्ड फंक्शन. इसी तरीके से प्लांट्स में भी अलग अलग ऑर्गन्स उनके अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जाम्पल रूट्स इन अ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. जैसे कि वाटर और मिनरल्स में रूट्स जो है वो क्या करती हैं, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करती हैं. लीव्स यू हैव लर्न आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड. फूड मेकिंग में किसका रोल होता है, लीव्स का रोल होता है. ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यूज. हर एक ऑर्गन जो है एक स्मॉलर पार्ट से मिलके बना होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, टिश्यू. सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है, सेल होती है. जब सिमिलर सेल्स, एक जैसे सेल्स कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं. और यही सिमिलर टिश्यूज कंबाइन करके एक ऑर्गन बनाते हैं. और जब ये ऑर्गन्स डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन करके एक तरीके की एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं तो हम उसे क्या कह देते हैं, ऑर्गन सिस्टम. अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शंस. जो टिश्यू होता है वो ग्रुप है, किसका ग्रुप है, एक जैसे सेल्स का ग्रुप है जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है. पहेली realized that an organ is made up of tissue which in turn to made up of cells. The cell in a living organism is a basic structural unit. जो सेल है वो सबसे स्मॉलेस्ट और बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है जो कि पूरे स्ट्रक्चर को डिसाइड करती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के. पार्ट ऑफ द सेल. अब सेल के पार्ट्स क्या होते हैं, अभी इतनी सारी चीज़ें तो हमने सेल के बारे में पढ़ी. अब सेल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस. द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस आर enclosed. Here is the diagram of the cell. क्या होता है कि जैसे यहाँ पे देखिए हम डायग्राम बना रहे हैं. दिस इज अ सेल. सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है. ये मान लीजिए सेंटर में न्यूक्लियस है. ये सेल मेम्ब्रेन हो गई. ये क्या हुआ, साइटोप्लाज्म हो गया. और इसी साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं छोटे छोटे, जैसे गोल्जी बॉडी है, राइबोसोम है, लाइबोसोम्स है. ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है सेल का. The membrane separates cell from one another and also the cell forms a surrounding medium. The plasma membrane is a porous and allow movement of the substance of a material both inward and outward. जो सेल की एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल में वो पोरस होती है, उसमें पोर्स होते हैं छोटे छोटे. और ये पोर्स जो हैं डिफरेंट सब्सटेंस को इनवर्ड से आउटवर्ड की तरफ अंदर से बाहर जाने में मदद करती है. एक्टिविटी 8.3. इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल टेक अ अनियन बल्ब. अब ये एक एक्टिविटी है, एक अनियन बल्ब लेना है. एक अनियन की छाल लेनी है. जो वाइट कलर की अनियन को आप छीलते होंगे तो उसमें देखते होंगे एक वाइट कलर का आउटर कवरिंग मिलता होगा, एक वाइट कलर की छाल टाइप की जिसे कहते हैं, उसे लेना है. अनियन बल्ब को लेना है,
उसी को अनियन बल्ब कहते हैं। रिमूव द ड्राई पिंक कवरिंग पील, उसको रिमूव करिए अनियन से। यू कैन ईजिली सेपरेट दिस फ्रॉम अ फ्लैशी वाइट लेयर ऑफ द बल्ब विद द हेल्प ऑफ फॉरसेप्स। फॉरसेप्स एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे इजीली हम उसको अनियन पील को निकाल सकते हैं। और उस यू कैन ऑल्सो ब्रेक द अनियन बल्ब एंड सेपरेट द थिन लेयर, और उसमें से थिन लेयर जो सबसे पतली वाली लेयर होगी उसको निकाल लेना है। प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ थिन अनियन पील। अब उसको क्या करना है, एक स्लैब लेना है, ग्लास स्लैब, और उसके ऊपर उस अनियन पील को रखना है और एक सॉल्यूशन डालना है, मेथिलीन ब्लू सॉल्यूशन लेयर के ऊपर डालना है। While placing the cover slip, ensure that no air bubbles under the cover slip। और एक ऊपर से फिर से एक कवर स्लिप यानी एक स्लैब रख देना है, जिससे कि, और ध्यान देना है कि उसके अंदर एयर बबल्स ना आए, जिसकी वजह से फिर सेल का स्ट्रक्चर इजीली हमको क्लियर नहीं दिखाई देगा। अब उस स्लैब को कवर कर देना। उसके बाद फिर उसे माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाके उसमें सेट करके अगर हम स्लैब को देखेंगे तो हमें सेल इजीली दिखाई देगा। किस तरीके का दिखाई देगा, इस तरीके का। ये सेपरेटेड है, बीच में सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। ये बीच में सेंटर में न्यूक्लियस है और ये आउटर लेयर जो है ये क्या है, सेल वॉल है, और बीच में साइटोप्लाज्म है। द बाउंड्री ऑफ द अनियन सेल इज अ सेल मेम्ब्रेन। जो इसकी बाउंड्री है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। कवर्ड विद अ थिक कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। और ये क्योंकि ये प्लांट सेल है तो इसमें सेल वॉल भी होगी। तो एक आउटर कवरिंग है, एक थिक कवरिंग है, जो कि क्या है, उससे हम सेल वॉल कहेंगे। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। और जो ये गोल सी राउंड शेप की बॉडी है सेंटर में बिल्कुल, उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। द जेली लाइक सब्सटेंस, और जो जेली लाइक सब्सटेंस है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो ये जेली वाला सब्सटेंस है, ये दैट इज साइटोप्लाज्म। क्या है, साइटोप्लाज्म है। आई वॉन्ट टू नो वाई प्लांट सेल नीड सेल वॉल। प्लांट सेल को क्या ज़रूरत होती है सेल वॉल की, ये भूजो क्वेश्चन पूछ रहा है। यू हैव लर्नड अर्लियर दैट द सेल मेम्ब्रेन गिव अ शेप ऑफ द सेल। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल को जो है वो शेप दे देती है, तो फिर सेल वॉल की क्या आवश्यकता है। इन एडिशन ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन देयर इज अ आउटर थिक लेयर इन द सेल ऑफ अ प्लांट कॉल्ड सेल वॉल। एक सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक मोटी सी लेयर होती है, थिक लेयर होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। दिस एडिशनल लेयर सराउंडेड विथ द सेल मेम्ब्रेन एंड रिक्वायर्ड बाय अ प्लांट फॉर प्रोटेक्शन। ये किस लिए होती है, ये सेल वॉल की जो ये लेयर होती है ये प्रोटेक्शन के लिए होती है। प्लांट्स नीड अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशन और इन द टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। अब प्लांट को क्या होता है कि प्लांट्स को हाई टेम्परेचर भी झेलना होता है, लो टेम्परेचर हो जाता है क्लाइमेट का, बहुत तेज़ी से हवा चलती है, बहुत एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को झेलना होता है, इसलिए इसके ऊपर एक थिक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि इसे प्रोटेक्ट करती है। दे आर एक्सपोज्ड टू दीज वेरिएशंस बिकॉज दे कैन नॉट मूव। क्यों, क्योंकि ये मूव नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, तो इनको टेम्परेचर से, विंड से, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। सेल कैन बी ऑब्जर्व
in the leaf peel of the Tradescantia and Elodia and Rio. You can prepare a slide as in the case of onion. अब ये सारी क्या हैं? इलोडिया, रियो, ये सब लीफ पील्स हैं. इनमें भी आपको सेल वॉल दिखाई देगी. पहेली आस्क बूजो if he can also observe animal cell. अब पहेली पूछती है कि क्या वो जो है एनिमल सेल भी देख सकती है. टेक अ क्लीन टूथपिक. अब एक टूथपिक लेना है एंड ऑल्सो अ मैच स्टिक with the tip broken scar inside of your cheeks without hurting it. Place it into a drop water on a glass slide. अब क्या करना है, इसमें आयोडीन का सोल्यूशन डालना. जो चीक्स के अंदर एक लेयर होती है, एक स्किन होती है, उसको लेना है और उसको स्लाइड पे अब लेना है और उस स्लाइड को एक आउटर स्लैब से, आउटर कवरिंग से फिर कवर करना है और उसमें जो लिक्विड डालना है वो कौन सा डालना है? आयोडीन यूज़ करना है. टेक अ 1-2 ड्रॉप ऑफ मिथिलिन ब्लू सोल्यूशन. मिथिलिन ब्लू सोल्यूशन का यूज़ करना है इसमें आयोडीन के साथ. यू मे नोटिस सेवरल सेल इन द स्क्रैप्ड मटेरियल्स. अब इसमें भी आप देखेंगे कि बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे. यू कैन आइडेंटिफाई अ सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस बट सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल. लेकिन सेल वॉल नहीं दिखेगा. इसमें सेल वॉल क्या होता है? एब्सेंट होता है. इसमें न्यूक्लियस मिलेगा, साइटोप्लाज्म भी होगा, सेल मेम्ब्रेन भी होगी, लेकिन सेल वॉल नहीं होगा. इस एक्टिविटी से हम अपनी चीक्स की इनसाइड वाली स्किन, जो हमारे माउथ के अंदर चीक्स की जो स्किन होती है, उसको ले करके ये देख सकते हैं कि एनिमल सेल किस तरीके का दिखाई देता है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन चीक सेल. अब ह्यूमन चीक्स के सेल का ये स्ट्रक्चर है. देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये क्या है? साइटोप्लाज्म है. एंड दिस इज द सेल वॉल, द आउटर लेयर ऑफ द सेल वॉल. नेक्स्ट वन इज साइटोप्लाज्म. इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस. ये कैसा सब्सटेंस होता है? जेली जैसा. विच इज सिचुएटेड इन अ सेल बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस. और इसी साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं. वेरियस अदर कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट. अलग अलग कंपोनेंट्स इसी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेल्स बोलते हैं. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, राइबोसोम है. दीज आर ऑल ऑर्गेनेल्स. लेटर वी डिस्कस दिस. नेक्स्ट इज न्यूक्लियस. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल. जो न्यूक्लियस होता है वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सेल का. इट इज़ जनरली स्फेरिकल. ये इसका शेप कैसा होता है? स्फेरिकल इन शेप होता है. एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल. और कहाँ लोकेटेड होता है? सेल के सेंटर में. इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन ईजिली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. इसे हम किसकी हेल्प से देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप की हेल्प से ईजिली देख सकते हैं. न्यूक्लियस इज सेपरेटेड विद द साइटोप्लाज्म. अब न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म से सेपरेटेड होता है. इसमें देखिए न्यूक्लियस सेपरेटेड है साइटोप्लाज्म से विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. किसके थ्रू सेपरेटेड है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. दिस इज द न्यूक्लियस और ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस. ये मेम्ब्रेन जो होती है वो, उसमें भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो कि सब्सटेंस को, मटेरियल्स को अंदर से बाहर आने में मदद करते हैं.
This membrane is also porous and allows the movement of material between the cytoplasm and the inside of the nucleus. न्यूक्लियस के मटेरियल्स को अंदर जाने में और अंदर से बाहर आने में हेल्प करते हैं. विद द माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्निफिकेशन वी कैन सी अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस. अब हायर माइक्रोस्कोप, एक अच्छे मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप्स की मदद से हम देख सकते हैं कि एक स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी होती है इन द न्यूक्लियस, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं. अब न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा न्यूक्लियोलस होता है, एक स्फेरिकल बॉडी. इन एडिशन ऑफ न्यूक्लियस कंटेन अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. और उस न्यूक्लियस में क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है. दैट इज कॉल्ड क्रोमोजोम. और ये क्रोमोजोम क्या है, जीन है, जो कि हमारे हेरिडिटरी कैरेक्टर को शो करता है. हेरिडिटरी कैरेक्टर यानी जो मदर फादर से, पेरेंट से बच्चों में कैरेक्टर्स आते हैं, उनके ऑफ स्प्रिंग्स में जो कैरेक्टर आते हैं, जैसे बालों का रंग हो गया, आँखों का रंग हो गया, हाइट हो गई. दीज आर द हेरिडिटरी कैरेक्टर जो कि पेरेंट्स से उनके बच्चों में आता है. और ये किस पे डिसाइड होता है, क्रोमोसोम से डिसाइड होता है. जीन्स इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. अब जीन क्या है, इनहेरिटेंस की एक यूनिट है इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म में जीन जो है एक यूनिट है इनहेरिटेंस की. इट कैन कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग. ये कंट्रोल, जीन क्या कंट्रोल करता है कि मतलब पेरेंट से कौन कौन से कैरेक्टर्स जो हैं वो बच्चे में आए हैं. जैसे बालों का रंग है, आँखों का रंग है, आईलिड्स हैं, नील्स हैं, जो फीचर्स है, जो फेस कट है, कुछ कुछ फेमिलियर रहता है पेरेंट का उनके ऑफ स्प्रिंग से, बिल्कुल सिमिलर रहता है. तो ये हेरिडिटरी कैरेक्टर है. दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन टू यू. इसका मतलब क्या है कि आपके पेरेंट्स से आप तक कोई ना कोई जीन के थ्रू कैरेक्टर्स सिमिलर होते हैं. इफ़ योर फादर हैज़ अ ब्राउन आइज़ यू मे ऑल्सो हैव अ ब्राउन आइज़. अगर आपके फादर की ब्राउन आइज़ हैं तो आपकी भी हो सकती हैं. इफ़ योर मदर हैज़ अ कर्ली हेयर्स, अगर आपके मम्मा के जो हेयर्स हैं वो कर्ली हैं, कर्ल हैं, तो मे बी योर्स, आपके भी हो सकते हैं. हाउएवर द डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स रिजल्ट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. अब अलग अलग तरीके कम्बिनेशन से जो है वो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे में डेवलप हो जाते हैं. न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स अ रोल इन इनहेरिटेंस. न्यूक्लियस का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है इनहेरिटेंस में. हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में आने में न्यूक्लियस का एक बहुत बड़ा रोल होता है. द एंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल, जो बाकी कंटेंट, जो भी कंटेंट रहता है लिविंग सेल में, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं. जितना भी कंटेंट लिविंग सेल में होता है, जीवित सेल में होता है, जैसे साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम, सब किसके पार्ट हैं, प्रोटोप्लाज्म के पार्ट हैं. उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म. इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस. प्रोटोप्लाज्म में क्या इंक्लूड करता है, साइटोप्लाज्म भी इंक्लूड करता है, न्यूक्लियस भी. साइटोप्लाज्म में उनके सारे ऑर्गेनेल्स आ जाएंगे सभी. प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल. प्रोटोप्लाज्म क्या है, एक लिविंग सब्सटेंस. जितने भी जीवित सब्सटेंस होते हैं सेल में उनको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. Paheli wants to know if the structure of the nucleus is the same in the cell of plants and animals and bacteria. क्या जो शेप होता है न्यूक्लियस का वो क्या सेम होता है, प्लांट्स में भी वैसा ही होता है और एनिमल्स में, बैक्टीरियाज में, सब में सेम होता है. यस, सेम होता है.
The nucleus of the bacterial cell is not well organized like a cell of the multicellular organism. शेप जो होता है वो स्फेरिकली होता है, लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो सेल का एक प्रॉपर डेवलपमेंट होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं. देयर इज़ अ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वहाँ पे कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती बैक्टीरियल सेल में. The cell having a nuclear material without nuclear membrane is termed as prokaryotic cell. जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल तो होता है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, उसको कवरिंग करने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो उसको हम उस सेल को हम क्या बोल देते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं. द ऑर्गेनिज्म विद दीज काइंड्स ऑफ सेल आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स. और इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोट्स बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्रोकैरियोट्स. जैसे बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये सब प्रोकैरियोट्स है. इसमें न्यूक्लियस तो होता है, न्यूक्लियर मटेरियल तो होता है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होता उसे कवर करने के लिए. द सेल लाइक अनियन सेल, चीक सेल आर वेल ऑर्गेनाइज्ड. इनके न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं और वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं. तो इनको हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं. इन सेल्स को हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं. ऑल ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी और यूकैरियोट्स. जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के वो सब किस में आ जाएंगे? यूकैरियोट्स में आ जाएंगे. I hope you understand this topic very well. Thanks for watching this video.